नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना हमारे गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट जो क्लास जो पढ़ी थी उसके अंदर जो पादपों के अंदर जो पोषण था उसके बारे में अपने स्टडी की थी। आज अपन पढ़ते हैं पादपों के अंदर जो है वो श्वसन किस प्रकार से होता है। देखो, श्वसन एक बायो प्रोसेस है जिसके अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी श्वसन जो अपन भोजन करते हैं वो भोजन जो है तो कहते हैं कि भोजन से अपने को ऊर्जा मिलती है, तो वो ऊर्जा जो है भोजन से किस प्रकार मिलती है, तो वो जो है वो श्वसन है। ठीक है, श्वसन से अपने को भोजन से ऊर्जा मिलती है। श्वसन जो होता है वो जो भोजन जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रियाधर होते हैं। किसके? श्वसन के। ठीक है, और वही जब क्रियाधर जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ जो होते हैं जब टूटते हैं तो उसके टूटने से कई सारे क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं जिसमें ऊर्जा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जिसके अंदर CO2 बनती है, वाटर बनता है। ठीक है, अलग अलग क्रिया होगी उसमें अलग अलग बनता है। श्वसन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में इस क्लास के अंदर अपने देखने जाएंगे। ठीक है, पहला है पादपों के अंदर श्वसन। अपन पढ़ रहे हैं पादपों के अंदर श्वसन। ठीक है, रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन, प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं। देखो, पादप जो है उसके अंदर जो होता है ऊर्जा का, पादप जो होते हैं वो स्वयं कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और स्वपोषी होने के कारण वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उसी खाने को क्या करते हैं, वो उपयोग में लेते हैं। क्या पादप की सभी कोशिकाएं जो होती है वो क्या प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है? तो नहीं। ठीक है, वही कोशिका प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा जो होता है वो सनलाइट होती है, प्रकाश यानी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है, वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ये अकार्बनिक खाद्य पदार्थों का किसमें बदला जाता है? कार्बनिक खाद्य पदार्थों के अंदर यह बदला जाता है, जिसमें CO2 और वाटर जो होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनको ग्लूकोज के रूप में ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। वही ग्लूकोज जो होता है जब ज्यादा हो जाता है तो वो स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिनके अंदर कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो तो कोशिकीय श्वसन कर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। और जिनके पास में ये जो क्या बोल सकते हैं अपन के, जिनके पास में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो जो खाना जो बना है वो पत्तियों वाला भाग जो होता है उस वो जो खाने को क्या कर लेता है, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता उनके अंदर ये भेज देता है ताकि वो उनसे ऊर्जा उत्पादन कर सके और भोजन जो रहता है वो संचित रूप से में रह सके। वो रहता है वो स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक है, श्वसन में अपने को ऊर्जा जो मिलती है, श्वसन के जो क्रियादर होते हैं उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है वसा, और तीसरा जो होता है वो होता है प्रोटीन। ठीक है, इनके सबसे अपने को क्या मिल सकती है, ऊर्जा मिल सकती है। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इनसे अपने को क्या मिल सकती है, ऊर्जा मिल सकती है। तो इनको श्वसन क्रियाधर बोला जाता है। श्वसन क्रियाधर बोला जाता है जो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर, ठीक है, क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, जल बनाते हैं एवं ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब इनसे जो ऊर्जा बनती है, इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा जो होती है वो धीरे धीरे प्राप्त होती है और वो किस रूप में रहती है, ATP के रूप में संचित रहती है। ठीक है, तो देखो किन किन जो क्रियाधर कौन कौन से होते हैं जिनके से अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। इनसे अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा का प्राप्त होती है। जी, जब इनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तब क्या मिलती है, अपने को ऊर्जा मिलती है। जैव रासायनिक प्रक्रिया है श्वसन। ठीक है, जिसके माध्यम से ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। ठीक है, यानी अपन कहे कि कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे सिंपल जो यूनिट होगी जिससे कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होगा वो होता है ग्लूकोज। जैसे कार्बनिक अणुओं का तोड़कर उन्हें ATP में रूप में परिवर्तित करके ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो भोजन का यानी ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण।
ठीक है। और इस ऑक्सीकरण से क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में स्थिर रहती है, ठीक है। ऊर्जा जो रहती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनती है। ऊर्जा जो रहती है वो किस रूप में रहती है, एटीपी के रूप में रहती है। एटीपी आपको पहले भी बता चुका हूं कि एटीपी क्या है, करेंसी है। ऊर्जा की क्या है, करेंसी, ठीक है। ऊर्जा जो रहेगी वो इस रूप के अंदर स्टोर रहती है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा, यानी प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा में होता है, ठीक है। अच्छा, प्रकाश ऊर्जा जो अपने को सनलाइट से मिलती है, पौधों को सनलाइट से मिलती है, ठीक है। वो सनलाइट जो होती है वो उस ऊर्जा को किसका रूपांतर हो जाता है, रासायनिक में। और रासायनिक में किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के रूप में। किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा जो रासायनिक यानी केमिकल है, एक ग्लूकोज क्या केमिकल है, तो इस रूप में यहाँ पे होता है। जटिल अणुओं जैसे ग्लूकोज, स्टार्च आदि में संचित होते हैं। इन जटिल अणुओं का भोजन नाम देते हैं। ये क्या होते हैं, भोजन है। ग्लूकोज वगैरह ये स्टार्च क्या है, भोजन है, जो क्या होते हैं, श्वसन के क्रियाधर होते हैं, ठीक है। और ये अपने को कहां से मिलते हैं, भोजन से प्राप्त होते हैं। पादपों में भी देखे तो ये का खुद बनाते हैं, ठीक है। एटीपी जो ऊर्जा की क्या है, मुद्रा है, ध्यान रखना है, करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी क्या है, ये करेंसी ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा की क्या है, मुद्रा है, ठीक है। गैसों का विनिमय श्वसन में श्वास लेना एक भौतिक प्रक्रिया है। देखो, जो अगर कोई बोले कि जो भोजन की जो ऑक्सीजन जो है लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ये एक श्वसन का एक क्या है, एक भाग है, यानी पूरा श्वसन नहीं है, श्वसन का एक भाग है जिसके अंदर ऑक्सीजन जाती है अंदर, ठीक है। और जाने के बाद में जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, उसको तोड़ने के बाद में जो ग्लूकोज टूट जाता है तो ग्लूकोज से क्या बनती है, CO2 बनती है, वाटर बनता है और ऊर्जा निकलती है, ठीक है। और CO2 जब बनती है श्वसन में, वो CO2 जब बाहर निकलेगी, ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन अपन ने ली, CO2 को अपन ने छोड़ा, तो ये क्या है, ऑक्सीजन लेना ये एक भौतिक प्रक्रिया है, श्वसन का एक भाग है। श्वास लेना, ठीक है, श्वसन जो है वो क्या है, श्वसन का एक भाग है। पौधों व वायुमंडलीय हवा साधारणतः विसरण के द्वारा होता है। पौधों में क्या होता है, ये किसके कारण होता है, विसरण के द्वारा होता है। और इसके लिए इनके में क्या दे रखे होते हैं, रंध्र दे रखे होते हैं। पौधों के अंदर क्या मिलते हैं अपने को, रंध्र मिलते हैं, ठीक है। ये रंध्र जो होते हैं, रंध्र एवं वात रंध्र, ठीक है, ये सुविधा इनमें दे रखी होती है जो श्वसन में लिए भूमिका निभाते हैं, रंध्र एवं वात रंध्र, ठीक है। स्टोमेटा, ठीक है, पाए जाते हैं इसके अंदर। तो मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज से अपने को एनर्जी मिलती है। पादप भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाता है, कुछ भाग ग्लूकोज का यूज आ जाता है, कुछ भाग जो रहता है सेव रह जाता है, वो होता है स्टार्च, ठीक है। इनको भोजन भी कहा जाता है। एटीपी जो है वो ऊर्जा की मुद्रा है, याद रखना, एटीपी क्या है, ऊर्जा की मुद्रा है, ठीक है, करेंसी ऑफ एनर्जी है। गैसों का विनिमय जो होता है वो बाय श्वसन या सांस लेना, ठीक है, गैसों का विनिमय, इसको क्या, एक भौतिक प्रक्रिया है। ये कैसी है, भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये श्वास लेना एक श्वसन का क्या है, भाग है, श्वसन का क्या है, भाग है, श्वसन का भाग है, ठीक है। श्वसन का क्या है, ये भाग है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, जब ये एक श्वसन के क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है, ठीक है। वायुमंडल व साधारण से विसरण विधि द्वारा होता है। कल मैंने आपको बताया था पेसिव, ठीक है, पेसिव निष्क्रिय ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन बताया था, उसमें विसरण आपको मैंने एग्जांपल बताया था, जिसमें क्या होते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गैस के अणु क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी गति करते हैं। जहां सांद्रता अधिक होगी वहां से क्या करेंगे, ये रूम में क्या करेंगे, जैसे रूम में अपन परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम जो होते हैं उसकी जो खुशबू होती है पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है, ठीक है। तो ये भी एक विसरण की है, क्या है, फैलना। जहाँ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये भी किस में आता है, विसरण में आता है, ठीक है। तो अपनी पहली स्लाइड में इतना था, जिनके अंदर ग्लूकोज के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा है एटीपी क्या है, इसके बारे में याद रखना है। भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं कि जिनसे ऊर्जा मिलती है। श्वसन के क्रियादर कौन से है, तो ये आपको मैंने बताया, ठीक है। दूसरा है, श्वसन के दो भाग होते हैं। एक तो होता है कोशिकीय श्वसन, श्वसन के दो भाग है, एक तो बाह्य श्वसन होता है, एक होता है कोशिकीय श्वसन। देखो, गैसों का विनिमय जब अपने बाहर की तरफ होते हैं,
ठीक है, केवल गैसों का विनिमय होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2, जैसे अपने बात करें तो अपने अंदर लंग्स के अंदर आप देखोगे तो लंग्स के अंदर यानी फेफड़ों के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो चली जाती है रुधिर में। ठीक है, जैसे अपन बात करें फुफ्फुस की, जिसको बोलते हैं अपन लंग्स। ठीक है, अगर बात करें तो लंग्स की, तो यहाँ पे क्या होता है लंग्स, और यहाँ पे जो से अपने आगे अपने रुधिर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन आई तो ये यहाँ से यहाँ रुधिर के अंदर चली जाती है, और यहाँ से जब CO2 आई वो इसके अंदर चली जाती है। ठीक है, ये यहाँ से CO2 इसके अंदर आ जाती है, ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाती है। ठीक है, ये बाह्य श्वसन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक है, लेकिन पादपों के अंदर आप देखोगे कि पादपों के अंदर जो होता है वो ये जो कैरी करने के लिए अपने यहाँ पे इनको ऑक्सीजन और ले जाने के लिए एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो इनको लेके जाता है, जो रुधिर में पाया जाता है, RBC के अंदर मिलता है, और ये क्या करेगा, उनको लेके जाएगा। ठीक है, पादपों के अंदर इनको लेके जाने के लिए क्या होता है, कोई ऐसे वाहक नहीं होता है, ये वाहक होता है। ये क्या है, वाहक है, वेक्टर है, जो इनको लेके जाने का काम करता है। लेकिन पादपों में वाहक नहीं होता। पादपों में क्या होता है, जो विसरण विधि द्वारा ही क्या होती है, ऑक्सीजन ली जाती है कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, फिर कोशिकीय श्वसन, कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है वो कैसा होता है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। आप देखोगे कि C6H12O6 जो है ग्लूकोज, ये क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर क्या होता है, टूटता है, और क्या बनती है, CO2 बनती है, प्लस वाटर बनता है, और प्लस क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है किसके अंदर, कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, तो ये कैसी है, जैव रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया है। देख लो ये रासायनिक, इसमें तो केवल क्या हुआ था, केवल ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो केवल गैसों का विनिमय हो रहा है। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो आप क्या देखोगे कि पूरा जो है ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आके क्या किया, ग्लूकोज को तोड़ा, तोड़ने के बाद में क्या बनाई, CO2। जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलने आती है, मिलके क्या कर देती है, उसको तोड़ देती है, और तोड़ने के बाद में क्या बनाती है, CO2 और वाटर बनाती है, और साथ में ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा जो होती है वो धीरे धीरे किस रूप में, ATP के रूप में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। ठीक है, ऊर्जा मुक्त होती है, वो होती है ATP में। ठीक है, अच्छा, ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं जो इसमें भाग लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं, मतलब ये कोई साधारण सा स्टेप नहीं है कि भाई सीधा ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया की और सीधे ऊर्जा बन गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई सारे क्रमबद्ध स्टेप होते हैं, उनके द्वारा ये क्या होता है, धीरे 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 ऊर्जा का उत्पादन होता है, और धीरे धीरे CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये है जो श्वसन के दो भाग होते हैं। बाहर में कैसे केवल क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, पादपों के अंदर इसके लिए वाहक नहीं होते। ठीक है, अपने अंदर वाहक होता है जिसका नाम क्या है, ये अपने अंदर होता है। ठीक है, रुधिर वालों के अंदर, एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो गैसीय विधि, इसके अंदर क्या होता है, ये कोशिका के अंदर श्वसन कौन सा होता है, ठीक है, ये होता है। ये CO2 फिर कोशिका से कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। कहाँ निकल जाएगी, बाहर। और ये जो बाहर निकलने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है, विसरण। किसके द्वारा निकलते हैं, ये विसरण के द्वारा क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो श्वसन के कितने भाग है, दो भाग है। भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, याद रखना। ठीक है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जिससे ये प्रोडक्ट बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है, श्वसन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर अपन श्वसन को देखें तो श्वसन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है वायवीय श्वसन, और दूसरा जो होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। देखो नाम से पता लग रहा है, वायवीय यानी वायु की उपस्थिति में होगा। ठीक है, आपको पता कैसा लगना है, वायवीय एरोबिक एयर की उपस्थिति में। ठीक है, अवायवीय वायु की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की ये कहाँ पे होता है, उपस्थिति में होता है। कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, दूसरा जो है वो ऑक्सीजन की ये किस में होता है, अनुपस्थिति में होता है। किस में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरी
अगर इसमें देखें तो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसका पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी आप देखोगे जो ग्लूकोज होगा वो पूरी तरह से टूट जाएगा। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ कौन सा है यहाँ पे, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसके अंदर जो होता है वो अपूर्ण होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ध्यान रखना। कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है, आंशिक क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो इसमें वायवीय में देखोगे तो आपको कैसा होगा, पूर्ण। ठीक है, इसमें क्या होगा, पूर्णतः क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और इसमें जो होगा वो कैसा होगा, अपूर्ण रूप से होगा। ठीक है, दूसरा आता है उच्च श्रेणी के जीवों में, ये इसमें पाया जाता है जो वेल डेवलप, जैसे अपने अंदर कौन सा होता है, वायवीय होता है। ठीक है, सामान्यतः प्राणियों के अंदर, पादपों के अंदर सामान्यतः श्वसन की विधि यही है। ठीक है, ये किसमें मिलता है, ये आपको मिलेगा एक तो ये निम्न जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, उच्चधारीय जीवों में ऑक्सीजन की जहाँ कमी होती है उनके, जैसे अपने अंदर देखें तो मांसपेशियों में, और आप देखेंगे तो आरबीसी के अंदर। ठीक है, रेखित पेशियों के अंदर, रेखित पेशियों में। ठीक है, तो रेखित पेशियों में, आरबीसी में। ठीक है, ये कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, और इस श्वसन के दौरान क्या बनता है, अम्ल बनता है। क्या बनता है, इसमें अम्ल बनता है, और दूसरा क्या बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है। क्या बन सकता है, अल्कोहल। ठीक है, तो अम्ल और अल्कोहल का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में किसका निर्माण होता है, अम्ल या अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहली चीज ये कार्बनिक पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, याद रखना। इसमें इसमें आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ये O2 की या वायु की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में है। ये वायु की कैसी है, अनुपस्थिति में है। ठीक है, दूसरा मेन इंपोर्टेंट जो है उसके अंदर ये वाला सवाल है। ठीक है, ये वाला जो है थोड़ी सी रिएक्शन जो साथ में हो गई है, तो मैं इसको ऊपर आपको लिख के बता देता हूं। क्या होता है कि जैसे C6 है, S12 है, O6 है, इसकी रिएक्शन में अगर 6O2 के साथ में करवाता हूं तो क्या बनता है, अपने पास में 6CO2 बनती है। ठीक है, और प्लस क्या बनता है, 6H2O बनती है, और प्लस क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा जो निकलती है, अच्छा ऊर्जा जो होती है वो इसके में कितनी होती है, 38 ATP होती है। कितनी होती है, 38 ATP, जो कम से कम 686 किलो कैलोरीज के बराबर होती है। ठीक है, कैलोरीज के बराबर होती है। यहां पे देखेंगे तो यहाँ पे ये वही है। ठीक है, इसमें प्लस करना है, ऊपर मैंने लिख दिया है, ये 6O2 बनती है, और ये ऑक्सीजन जो 6CO2। ठीक है, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ऑक्सीजन आई। ठीक है, ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की, क्या बना, CO2 बनी, हाइड्रोजन गैस बनी, और क्या बना, ऊर्जा बन गई। ठीक है, लेकिन अगर अवायवीय श्वसन होता है तो क्या बनता है, अवायवीय श्वसन अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनता है, C6H12O6 प्लस, देखो अवायवीय है तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, जैसे मैं नीचे लिख सकता हूं H12O6। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन सीधी नहीं आ रही है, यानी ये सीधा ग्लूकोज का अणु क्या होगा, टूटेगा। क्या होगा, टूटेगा। अब यहां पे ये टूट के क्या बनाता है, C2H5OH, जिसको बोला जाता है एथेनॉल। क्या बोला जाता है, एथेनॉल। तो क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। प्लस क्या निकलती है, CO2 निकलती है। क्या निकलती है, CO2, और प्लस क्या बनते हैं, 2 ATPs बनते हैं। तो आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर ये सवाल आए हुए हैं कि अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ठीक है, तो अपने अंदर अंतिम उत्पाद जो है अपने अंदर बनता है CO2, वाटर और ऊर्जा। ये अपने पास में अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, आप इसमें देखोगे कि अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो एथेनॉल। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे अपन, अंतिम उत्पाद बोलेंगे। ये क्या है, अंतिम उत्पाद। ठीक है, तो अंतिम उत्पाद क्या है, अंतिम उत्पाद है C2H5OH, जिसको एथेनॉल बोला जाता है, CO2 प्लस 2 ATP। ठीक है, दूसरा ऊर्जा की अगर कंपैरिजन करें दोनों के अंदर, तो वायवीय जो श्वसन होता है उसमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। आप देख सकते हो 38 ATP निकलती है, और इसके अंदर जो होता है वो 2 ATP निकलती है, वो जो होती है 56 तो कैलोरीज के बराबर होती है। ठीक है, तो ये 2 ATP है और ये CO2 अंतिम उत्पाद होता है।
अंतिम उत्पाद इसमें एक्टोन। दूसरा इसके अंदर बनता है क्या, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो होता है ये बनता है C6H12O6। ठीक है, इससे क्या बनता है, अगर ये सीधा करेंगे तो लैक्टिक है। दूसरी अभिक्रिया जो होती है वो ये होती है कि इसके अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और इसमें भी क्या निकलती है, 2 पे, और ये कहाँ होती है, मांसपेशियों के अंदर होती है। जैसे थकावट होती है अपने को, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द होता है, तो वो किसके कारण है, लैक्टिक एसिड के बनने के कारण, जो मैंने आपको लिख दिया, लैक्टिक, रेखित पेशियों के अंदर अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, जो मसल्स वाली सेल है वो रेखित पेशियां होती है जिनके अंदर क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ये प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। अच्छा, ये प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पे होती है, जीव कोशिका द्रव्य में होती है, यानी साइटोप्लाज्मा के अंदर होती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में यह अभिक्रिया पाई जाती है, कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, यानी अवायवीय श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन जो होता है वो आप देखोगे तो सबसे पहले तो कोशिका द्रव में चलेगा, और उसका कुछ भाग जो होता है वो कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर ये कहाँ पे होता है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ये होता है। ठीक है, तो याद करो कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर आपको मैंने क्या बताया था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स यानी झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली में होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली में क्या होगा बताओ, तो प्लाज्मा झिल्ली में क्या मिलता है, प्लाज्मा झिल्ली में मिलता है मीसोसोम। क्या मिलेगा, मीसोसोम। तो मीसोसोम में क्या मिलते हैं, श्वसन से रिलेटेड एंजाइम मिलते हैं, और वो मीसोसोम क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली जो वलित हो जाती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली जो हो जाती है वो अंदर से कैसी हो जाती है, ऐसी वलित हो जाएगी। ठीक है, और वो मिलके क्या बनाती है, मीसोसोम बनाती है। ठीक है, तो वलित होके क्या बनाती है, मीसोसोम बनाती है। तो प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होता है, और अपन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर दोनों में होता है, कोशिका द्रव्य में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये है, इससे कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, वायु की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन में क्या है, जो वायु की उपस्थिति में होगा, अंतिम उत्पाद जो होगा वो CO2 वाटर और ऊर्जा और वो एटीपी का होगा। 38 एटीपीज बनते हैं, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, यानी एक ग्लूकोज का अणु जब टूटेगा तो 38 एटीपीज बनाएगा। ठीक है, ये पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ये ज्यादातर उच्च प्राणियों के अंदर या पादपों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः ये श्वसन विधि में ये प्रक्रिया जो होता है, ये अंतिम उत्पाद मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, दूसरा जो है ये यूकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य और किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है आपको एग्जांपल जो आएंगे वो एक तो आ जाएगा, मैंने रेखित पेशियाल कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, कवक है, कवक में भी कौन सी है, ईस्ट, कौन सी है, ईस्ट। ईस्ट जो है ईस्ट के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, कार्बनिक का आंशिक क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ये जो है जीवाणु, कवक और उच्च जीवों के अंदर आप देखोगे तो ऑक्सीजन की जहाँ कमी होती है लैक्टिक एसिड बनने के कारण। तो पेशियों के अंदर पूछा जाता है कि कौन से अम्ल के कारण थकावट होती है, तो वो कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, जो पेशियों के अंदर बनने के कारण क्या होता है, वहां पे पेन होता है, दर्द होता है। ठीक है, इसमें 38 एटीपीज बनते हैं, इसमें 2 एटीपीज बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो अपने अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर है। तो पहला अंतिम उत्पाद याद कर लेना। ठीक है, दूसरा ये किस में होते हैं, रेखित पेशिया में होता है, तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण क्या होता है, पेन होता है। अंतिम उत्पाद दोनों के याद कर लेना। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मा में होती है और वायवीय श्वसन जो होता है वो दोनों में होता है, कोशिका द्रव में भी होता है और किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में समानता क्या है, समानता है कि दोनों जो ऑक्सीकरण होता है, दोनों में आप देखोगे कि तो दोनों में क्या पाया जाता है, ऑक्सीकरण होगा, यानी जो भी पदार्थ है उसका क्या होगा, वहां पे ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जटिल खाद्य अणु का ऊर्जा निकलती है, दूसरा क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। दोनों में हो रही है, भले ज्यादा हो या कम हो, लेकिन हो रही है। ठीक है, यानी उसमें 38 एटीपीज निकलते हैं, इसमें 2 एटीपीज निकलते हैं दोनों। फिर आगे दोनों प्रक्रिया में हाइड्रोजन वाहक के रूप में कार्बनिक अणुओं में से हाइड्रोजन को हटाने व सह एंजाइमों का उपयोग होता है। दोनों में क्या होता है, एंजाइमों का उपयोग होता है। ठीक है, यानी दोनों में से हाइड्रोजन को हटाने के लिए किसका उपयोग होगा, सह एंजाइमों का उपयोग होता है।
ठीक है, हाइड्रोजन किससे हटेगी? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए एंजाइमों का, जिन्हें स एंजाइम अपचयन होता है, अपचयन, ठीक है, आधारी स एंजाइमों का क्या होता है? अपचयन होता है, जिनमें स एंजाइमों का अपचयन तथा आधारी पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। सीधी सी बात है। अब कैसे? देखो, स एंजाइम, यहां पे देखो, स एंजाइम, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन जब हटेगी तो हाइड्रोजन कौन ले लेगा? स एंजाइम ले लेगा। तो हाइड्रोजन स एंजाइम में जुड़ी, और स एंजाइम में जुड़ती है तो क्या हो जाता है? अपचयन, ठीक है। अब देखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या हुई है? हाइड्रोजन हटी है। ग्लूकोज से हाइड्रोजन हटी है तो ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीकरण, यानी हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, हाइड्रोजन का हटना, हटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, जिसको बोलेंगे अपन अपचयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का हटना क्या होता है? उपचयन, या क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण होता है। अधिकांश हाइड्रोजन वाहक एनएडी, एनएडी का नाम है निकोटिनेमाइड, ठीक है, एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स, क्या होते हैं? ये याद रखना, एनएडीपी, निकोटिनेमाइड, ठीक है, एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, निकोटिनेमाइड, एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और अगर इसके साथ में पी दे रखा हो तो फॉस्फेट आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा? फॉस्फेट है। दूसरा है, एफ का मतलब है एफएडी, जिसको बोलते हैं फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो एडिनिन डाई, ए का मतलब है एडिनिन, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन वाहक के रूप में काम करते हैं, यानी ये हाइड्रोजन को लेते हैं और वापस छोड़ देते हैं। ये अणु पुनः ऑक्सीकृत होकर एटीपी का निर्माण करते हैं। अच्छा, एनएडीपी, एनएडी, ठीक है, और दूसरा जो है वो एफएडी, ठीक है, उसके बाद में जीटीपी, ये जा रहे जो है ये सब मिलके वापस क्या बना देते हैं? एटीपी बना देते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? वापस एटीपी बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाहक के रूप में कार्य करते हैं, किसके अंदर? इस श्वसन के अंदर। दोनों प्रक्रियाओं में, दोनों में करते हैं, वायवीय में भी करेंगे और अवायवीय में भी करेंगे, ठीक है। दूसरा है, दोनों प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण हेतु उच्च ऊर्जा युक्त फॉस्फेट एटीपी के रूप में होता है। सीधी सी बात है, दोनों में एटीपी के रूप में, ठीक है। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में दोनों में क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ समानता थी, दोनों में ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन वाहक में स एंजाइम काम करते हैं, स एंजाइम का क्या होता है? खुद का अपचयन होता है, ठीक है। और उनका क्या होता है? ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में क्या होती है? संचित होती है। अब एक कोशिकीय श्वसन, ठीक है, रेस्पिरेशन इन सेल, रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन। पौधों में ऑक्सीजन वाहक की आवश्यकता नहीं होती। अभी मैंने आपको पहले भी बोला था, पौधों के अंदर ऑक्सीजन वाहक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई वर्णक ऐसा नहीं होता जो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके जाए। अपने अंदर कौन सा होता है? एनिमल में या स्तन जंतुओं में क्या मिलता है? वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन, कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? वाहक का काम करता है। अवशोषित ऑक्सीजन जो होती है वो पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है, वसा में ऑक्सीकरण करके CO2 का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन? ये जल बनाते, ऊर्जा बनाते। ऊर्जा जो रहती है वो एटीपी के रूप में रहती है। ये क्रिया कोशिका व उत्तकों में होती है। कहाँ पे होती है? कोशिका और उत्तकों के अंदर पाई जाती है। वायवीय अवायवीय दोनों प्रकार के कोशिकीय श्वसन में प्रथम चरण जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। अब अपन कोशिकीय श्वसन अगर पढ़े तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस? ठीक है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में।
ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। देखो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो जिसको एमडेन, मेयरहोफ और पार्सनॉस पाथवे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाथवे, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में EMP पाथवे बोला जाता है। इंपॉर्टेंट, अगर आपको पूछे क्या ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है तो EMP पाथवे है। क्या है? EMP पाथवे है, ठीक है। EMP किसके नाम से दिया गया है? देखो E तो दिया है एम्बेंडेन, ठीक है, M दिया है मेयरहोफ और जो P दिया है वो है पार्नोस। क्या है? पार्नोस। ये तीन वैज्ञानिक थे, तीनों ने मिलकर ये कहा, ठीक है। तो ये इसको EMP पाथवे कह दिया, ठीक है। क्या कह दिया? EMP पाथवे कह दिया। आप देखोगे कि ग्लाइकोलाइसिस में जो मेन क्रियाधार होता है वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज, सॉरी। क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जिसमें कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं? 6, ठीक है। 6 होते हैं कार्बन के परमाणु। सबसे पहले क्या होता है? ये सबसे पहले बनता है पायरुविक पायरुविक अम्ल में, ठीक है। किसमें बदलता है? ये सबसे पहले पायरुविक अम्ल में बदलता है, ठीक है। विक एसिड में, ठीक है। दूसरी चीज तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले देखो ग्लूकोज जो है जब पायरुविक अम्ल के अंदर बदलता है, पहली चीज इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस, को लाइसिस बोला जाता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस होता है। दूसरा आप देखोगे कि इसके अंदर जो ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है और ग्लूकोज टूटने से, ठीक है, ये यहाँ पे पायरुविक एसिड बनता है। ये दोनों में चलता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। यानी आप देखोगे तो ये किसमें होता है? साइटोप्लाज्मा में होता है, ठीक है। किसमें बनता है? ये साइटोप्लाज्मा के अंदर। दूसरा, इनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, यानी ये ऑक्सीशोषण, ऑक्सी एवं अनऑक्सीशोषण, शोषण में उभयनिष्ठ होता है। कैसा होता है? ये उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में कैसा होता है? ये उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ होता है, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती इसमें, ठीक है। अगर ये भली कोई भी हो, ऑक्सीजन मिलती है नहीं मिलती है तो भी ग्लूकोज सबसे पहले किसमें बदल देगा? किसमें बदलता है? पायरुविक अम्ल के अंदर, ठीक है। इस क्रिया में क्या होता है कि एटीपीज बनते हैं, ठीक है। एटीपी बनते हैं, ठीक है। कितने बनते हैं? 6, एक तो बनते हैं 6 एटीपी, ठीक है। और एक में बनते हैं 4 एटीपी, ठीक है। ये जो 6 जो आते हैं वो बनते हैं NADPH से बनते हैं, NADH से बनते हैं, ठीक है। ये 6 एटीपी जो होते हैं उनमें से टोटल जो होते हैं वो होते हैं अपने अपने 10 एटीपी। 10 एटीपी में से 2 एटीपी जो होते हैं इस प्रोसेस में खर्च हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? खर्च बनते हैं। और टोटल जो बनते हैं वो 8 एटीपीज का लाभ होता है। क्या होता है? 8 एटीपीज का लाभ होता है, ठीक है। तो आपको पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टोटल कितने एटीपीज बनते हैं तो 10 बनते हैं। कितने खर्च हो जाते हैं? तो 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 एटीपी जो खर्च होता है तो टोटल कितने का लाभ होता है? तो 8 एटीपी का क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है। फिर अपन जैसे ही इसको आगे बढ़ते हैं, अब ऑक्सीजन अगर मिलती है, अगर नहीं मिलती है, सपोज मान लो ऑक्सीजन जो है या वायु जो है अनुपस्थित है, वायु की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन क्या है? माइनस, ठीक है। ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो क्या बनता है? तो इसका बनता है क्या? एल्कोहल C2H5OH, या बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, या तो एल्कोहल बनता है
ठीक है, या क्या बनता है, ये बनता है। ठीक है, तो ये एक उत्पाद है, प्लस CO2 और प्लस वाटर बाहर निकलती है। इसके अंदर कितने एटीपीज बनते हैं, 2 एटीपीज बनते हैं। कितने एटीपीज बनते हैं, 2 एटीपीज बनते हैं। ये क्रिया जो होती है वो किसमें होती है, वो भी जो आपको मैंने एग्जांपल उसमें बता दिया था। ठीक है, ये जो होती है वो एक तो ईस्ट मान लो आप, ठीक है, और जीवाणुओं के अंदर, ठीक है, और अपन माने तो रेखित पेशियों के अंदर, पेशियों के अंदर। ठीक है, तो रेखित पेशियों में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण ये रेखित पेशियों के अंदर क्या बनेगा, जो इसके कारण क्या बनता है, ये दर्द होता है, पेन होता है। अगर सपोज मान लो ऑक्सीजन मिल जाती है, इसको क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ऑक्सीजन मिलने के कारण एक जो चलता है पायरुविक अम्ल का, जिसको बोलेंगे लिंकर रिएक्शन। ठीक है, लिंकर रिएक्शन में क्या होता है, यहां पे बनता है क्या, एक तो बनता है पायरुविक एसिड से, Pa से बनता है एसिटिलीन, ठीक है, कोएंजाइम ए, ठीक है, प्लस 6 क्या निकलते हैं इसमें, एटीपी का निर्माण होता है, 6 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, Pa यानी Pa क्या है, पायरुविक एसिड है, ध्यान रखना, Pa क्या है, पायरुविक एसिड है, क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम। इसका लिंक ये है कि जब पायरुविक एसिड डायरेक्ट जो होता है ये जाता है सीधा, अब आगे ये जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ये क्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव में होती है, लेकिन ये जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में के माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में होती है, प्रीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश के अंदर होती है। ठीक है, फिर आगे से ये जाता है क्रेब चक्र में, किसमें जाता है, क्रेब चक्र में, जिसको TCA भी बोला जाता है, सिट्रिक साइकिल भी बोला जाता है, चक्र भी बोला जाता है। ठीक है, सिट्रिक चक्र, TSA, क्रेब साइकिल, ठीक है, ये सारे इनके नाम है। ठीक है, इसका मैं ऊपर लिख देता हूं। जो क्रेब चक्र जो होता है उसके अंदर क्या बनता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, अम्ल बनता है। यहाँ पे कितने एसिटाइल एंजाइम बनते हैं, ये जो होते हैं वो 2 कार्बन है, अच्छा, प्लस इसमें CO2 या निकलती है, ध्यान रखना, 2 CO2 के मॉलिक्यूल या निकल जाते हैं। तो देखो कार्बन में कितने थे, 6 थे। ठीक है, पायरुविक अम्ल जो होता है वो 3 कार्बन वाला होता है, और ये कितने अणु होते हैं, इसके 2 अणु होते हैं। ठीक है, फिर ये क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम। अब ये भी कितने हैं, 2 है, ये कितने कार्बन वाले हैं, 2 कार्बन वाले हैं, तो 2 और 2 कार्बन और 2 अणु कितने हो गए, 4, 4 में से 2 4 हो गए, तो 4 में से क्या, 4 प्लस 2 कितने हो गए, 6। देखो कार्बन यहाँ पे 2 है, 2 अणु एसिटाइल कोएंजाइम के है, और ये 4 अणु जो है 2 अणु इसके, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। इन 2 क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, पीछे कितनी बची है, 4। अच्छा, सिट्रिक अम्ल बनता है, और इसमें जो एटीपी निर्माण होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब 12 है, तो अपने पास में एसिटाइल कितने हैं, 2, तो 2 प्लस 2 तो कितने हो गए, 12 प्लस 12, तो कितने एटीपी का निर्माण हुआ, 24 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, टोटल कितने हुए इसमें, क्रेब चक्र में कितने एटीपी का निर्माण होता है, 24। समझ में आया कि 2, देखो यहाँ पे कितना है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम 2 है, 2 जब जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये जो क्रिया जो होती है, ये जो बनने की क्रिया आगे वाली, ये क्रिया जो होती है वो मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, ये क्रिया कहाँ पे होती है, आगे वाली ये मैट्रिक्स में होती है। मैट्रिक्स जो मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया का द्रव है, द्रव्य पदार्थ है, उसके अंदर होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का द्रव्य पदार्थ होता है, उसके अंदर ये क्रिया होती है। तो आप देखोगे कि क्रेब चक्र जो है, ठीक है, इसको, और ये वाला जो एसिटाइल कोएंजाइम वाला जो है, ये वाला कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो माइटोप्री का अवकाश जो होता है वहां पे होता है। ठीक है, इसके अंदर कितने हुए, 2 कोशिश 2 है, तो 2 1 से बनता है, 1 से बनता है कितना, 12, और फिर कितने हो गए, 24, 24 प्लस 6 एटीपी एसिटाइल कोएंजाइम बनाता हूं। ठीक है, और 8 जो है वो ऊपर वाले।
ठीक है, तो ये कितने हो गए 8 और ये कितने हो गए 38 एटीपीज बनते हैं। तो पूरे श्वसन प्रक्रिया के अंदर कितने एटीपीज बनते हैं 38 एटीपीज बनते हैं। ठीक है, तो 38 एटीपीज का निर्माण होता है। ठीक है, अब याद इसमें ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में ये दोनों में होता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती पहला। ठीक है, क्या याद रखना कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ये ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज का टूटना कोशिका द्रव में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये कोशिका द्रव में होता है, पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, ध्यान रखना 2 अणु बनते हैं। फिर अगर ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन अगर नहीं मिलती ये माइनस में, और ये ऑक्सीजन अगर मिल जाती है प्लस में, तो ऑक्सीजन अगर मिल जाती है तो चलेगा आगे। ठीक है, तो बनेगा CO2 और ये बनेगी अंतिम उत्पाद के अंदर सिट्रिक अम्ल का क्या होगा CO2 और ये बनती है। और अगर क्या हो जाता है वायु अगर अनुपस्थित होती है तो क्या बनता है अल्कोहल बनता है, और क्या बनता है लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता है। इसमें 2 एटीपी बनते हैं, इसमें 38 एटीपीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था क्या एक अपना चक्कर पूरा ग्लाइकोलाइसिस। देखो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप कोशिका द्रव में होती है। किसमें होती है कोशिका द्रव में होती है। ग्लूकोज जो होता है वो किसमें बदलता है पायरुविक अम्ल में बदलता है। किसमें बदलता है पायरुविक अम्ल में। कितने अणु बनते हैं 2 अणु। ग्लूकोज में कितने कार्बन वाला है 6 कार्बन वाला। ये कितने कार्बन वाला 3 कार्बन वाला। ठीक है, और 2 अणु होते हैं तो 2 × 3C कितने हो गए 6 कार्बन C हो गए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने से पहले वो डायरेक्टली प्रवेश नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें चेंज हो जाएगा पहले वो जो उसके माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश होता है ये वाला जो अंदर वाली जो इस तरह से होगी यहाँ पे जाएगा। ये कौन पायरुविक अम्ल। ठीक है, CO2 हाइड्रोजन का त्याग करके एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं। ध्यान रखना पायरुविक अम्ल से क्या बनता है एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। क्या बनता है एसिटाइल कोएंजाइम बनता है किसके पायरुविक अम्ल के अपघटन से। ठीक है, क्या बनता है एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। इस प्रकार एसिटाइल कोएंजाइम ग्लाइकोलाइसिस व श्वसन के आगे की क्रियाओं के बीच में सेतु का काम करता है। अच्छा, आपको पूछे सेतु का काम कौन कर रहा है किनके बीच में। देखो एसिटिल को एंजाइम। ठीक है, ये कहां से आता है ग्लाइकोलाइसिस। और आगे जो चलेगा वो क्या चलेगा इसका क्रेब चक्र। तो क्रेब चक्र और इनके बीच में लिंक का काम कौन करता है। ये किसका काम कर रहा है लिंक का काम कर रहा है। जोड़ का काम करता है, योजक कड़ी का काम करता है, लिंक का काम कर रहा है। इसलिए इसको कौन सी लिंकर रिएक्शन में पढ़ा जाता है। लिंकर रिएक्शन में अभी यही पढ़ा आपने। ठीक है, कि क्या होता है इसके अंदर कि जो बीच में यानी जो ग्लाइकोलाइसिस जो बनी थी उसमें और यहाँ पे इनके बीच में जो कौन काम करता है यानी पायरुविक एसिड डायरेक्ट इसमें नहीं जाएगा क्रेब चक्कर में। सबसे पहले इसमें किसमें बदल देगा एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर ये बदलता है जिसमें एटीपी के रूप में अधिक ऊर्जा में उत्पादन होता है। एसिटाइल कोएंजाइम वसा प्रोटीन में भी उत्पन्न होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि जो श्वसन के क्रियादर होते हैं वो वसा कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन होते हैं वसा और प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, तो इनसे भी क्या बनता है कोएंजाइम बनता है। ठीक है, और वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहां तक पायरुविक एसिड के निर्माण ये तो होता है कहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में सॉरी कोशिका द्रव में। कहां पे होता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, और यहां से फिर आगे जो चलेगा प्रोसेस वो कहां चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए मैं जब अपन अंतर पढ़ा था तो अपन ने ये पढ़ा था कि जो वायवीय श्वसन होता है उसके अंदर जो होता है जो पायरुविक अम्ल जो है वो बनता है और वो बनता है कोशिका द्रव में और आगे चलेगा वो किस में जाएगा अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, फिर श्वसन में लिंक अभिक्रिया जो अपन ने पढ़ी अभी कि श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। यही लिंकर अभिक्रिया होती है। क्या होती है किसका पायरुविक अम्ल का किसमें जाना माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करना। पायरुवेट का एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। ठीक है, मैंने बताया था जब एसिटाइल कोएंजाइम पायरुविक अम्ल जब टूटता है ठीक है चेंज होता है तो क्या बनता है एसिटिली को एंजाइम। ठीक है, प्लस क्या बनती है CO2 2 प्लस
क्या बनते हैं, एटीपीज बनते हैं, कितने, 6। ये क्रिया होती है, ठीक है। तो शेष 2 कार्बन यौगिक एसिटाइल कोएंजाइम, और ये कितने वाला होता है, ये 2 कार्बन वाला होता है, 2C। तो आप हिसाब लगा सकते हो, ये 3C था, कितने अणु थे इसके, 2 अणु थे, तो टोटल कितने हुए, यहाँ पे कार्बन कितने हुए, 6। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने हुए, ये 2 अणु बने इसके, ठीक है, तो 2 और 2C, ये कितने हुए, 4, और प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के, तो ये हो गए 2 और 2 वापस 6 हो गए, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। अब ये कहा जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स चक्र में जाता है, जो कोशिकीय श्वसन का अगला चरण होता है, ठीक है। तो पहले ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बनता है, लिंकर रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, और साथ में कितने एटीपीज बनते हैं, 6 एटीपीज का निर्माण होता है, ठीक है। अब है क्रेब्स चक्र और सिट्रिक अम्ल। क्रेब्स चक्र, इसको सिट्रिक साइकिल भी बोला जाता है, TCA साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। एसिटाइल को अणु क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है, और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में अधात्री, अधात्री का मतलब होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर होती है, जो द्रव्य पदार्थ है। माइटोकॉन्ड्रिया का द्रव्य पदार्थ को मैट्रिक्स बोला, जो अपने आगे पढ़ चुके। इस चक्र में विस्तृत विवरण जो है हैंस क्रेब ने दिया था, कब दिया था, 1930 के अंदर, तब इसको नाम से इसका कौन सा चक्र पड़ गया, इसका क्रेब चक्र। इसमें इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी TCA चक्र भी कहा जाता है, ठीक है। TCA का नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो किसमें बदलता है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के अंदर बदलता है। किसमें बदलता है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के अंदर में टूट जाता है, ये क्रेब चक्र कहलाता है, ठीक है। किसमें टूट जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल देखो 3 क्या बनते हैं, NADP H2 बनते हैं, एक क्या बनता है, FAD बनता है। देखो NAD का मतलब होता है कि एक अणु, एक NADPH2 बराबर होता है 3 ATP के, ठीक है, और एक FADH2 बराबर होता है 2 ATP के बराबर, और एक GTP बराबर होता है 1 ATP के, ठीक है, ये सेम होता है। तो अब देखो या 3 बने तो 3 इंटू 3, ठीक है, कितने हो गए, 9 ATP या बन गए, फिर एक तो 2 या बन गए, फिर एक जो है वो यहाँ पे बन गया 1 ATP या बन गया। टोटल जो है वो अपने पास में कितना है, 12 ATP है, ठीक है, 12 ATP। और वो किसके कारण आए, एक एसिटिल कोएंजाइम से, एक एसिटिल कोएंजाइम से ये आए, ठीक है। अपने पास में एसिटिल कोएंजाइम कितने, 2 अणु है, कितने अणु है, 2 अणु। तो एक अणु से इतने आते हैं, एक अणु से आते हैं, तो 2 अणु से कितने आएंगे, तो प्लस करेंगे वापस 2 ATP और 12 ATP, तो कितने हो जाएंगे, 24 ATPs हो जाएंगे। तो 24 यहाँ हो गए और 14 वहां हो गए, ठीक है, तो कितने हो गए, टोटल 38 ATPs का निर्माण हो जाता है। क्रेब चक्र में 12 ATP का निर्माण होता है एक एसिटाइल कोएंजाइम को अपघटन होने में। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 26 ATP बनते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तब क्या बनते हैं, 26 ATP क्रेब चक्र में बनते हैं एक अणु से, यहाँ पे एक अणु से। और ये जो 26 बनते हैं वो कितने अणु से बनते हैं, 2 अणु से, 2 अणुओं से, ठीक है। एसिटाइल के कितने अणु होते हैं, 2 अणु है, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, ये 2 बनते हैं। श्वसन में कुल ATPs बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में देखो, ग्लाइकोलाइसिस में 8 बने, ठीक है। लिंकर में कितने बने, 6 बने, और क्रेब चक्र में कितने बने, 24 बने, और टोटल कितना हुआ, 38 ATPs हो गए। सिट्रिक अम्ल में अम्लीय ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, C ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये क्या है, सिट्रिक अम्ल है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये 3 अणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, 3, इसलिए इस चक्र में ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, TCA भी बोला जाता है,
ठीक है, 3 अणु होते हैं। इस चक्र में सबसे पहले 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल समूह को 2 कार्बन वाले परमाणुओं में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है, और ये परमाणु वाला सिट्रिक अम्ल बनाता है, और यही ऑक्जेलो एसिड जो होता है अम्ल जो आगे चल के क्या बनाएगा, सिट्रिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, सिट्रिक अम्ल बनाएगा, और साथ साथ में CO2 को क्या करेगा, रिमूव करता रहेगा। CO2 को क्या करता रहेगा, ये रिमूव करता रहेगा। ये संपूर्ण अपकीय क्रिया का होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ध्यान रखना। ये सभी जो क्रिया जो होती है, देखो ग्लाइकोल पायरुविक एसिड के बाद में जो भी क्रियाएं होगी वो सब का होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, 3 होते हैं इसके अंदर ग्रुप, तो इसलिए इसको ट्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अंदर सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो होता है वो आगे चल के किसमें बदल जाता है, सिट्रिक अम्ल में। किसमें बदल जाता है, सिट्रिक अम्ल में, और CO2 को क्या करेगा, रिमूव करेगा। और ये अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। अब एक क्रेब्स चक्र और एसिटाइल कोएंजाइम का क्या महत्व है, ठीक है। जिक्र इसमें अपचित एंजाइम द्वारा ऊर्जा का नियंत्रण ढंग से होता है। एल्डिहाइड, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल का ऑक्सीकृत विखंडन सामान्य पद से होता है। मतलब आप कोई भी ले लो, वसा ले लो, ठीक है, अमीनो अम्ल ले लो, प्रोटीन ले लो, इन सबका सबसे पहले यही होगा, पायरुविक एसिड से पायरुविक अम्ल बनेगा, पायरुविक अम्ल से फिर वो क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और फिर होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, ये बनते हैं। तो ये सभी में एक जैसा ही होता है। बीटा ऑक्सीकरण द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल में एमीन ग्रुप को त्याग दिया जाता है, ठीक है। प्रोटीन में क्या होता है, एमीन ग्रुप जो होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है, और अम्ल के रूप में क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। क्रेब्स चक्र द्वारा इनके मध्यस्थ यौगिकों का निर्माण होता है, जिसमें एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पनहरित वसा जैसे जैव अणुओं का क्या होता है, संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो ये मध्यस्थ जो होते हैं वो यहाँ पे क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं, जो किसके लिए आवश्यक होते हैं, पनहरित वसा के निर्माण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो ये इनके यूज होते हैं, ठीक है। जो मेन जो है वो मैंने आपको बता दिया, जैसे इसमें क्या क्या याद रखना है, तो आपको टोटल एटीपीज कितने बनते हैं ये याद रखना है, ठीक है। अंतिम उत्पाद क्या होता है, ऑक्जेलिक होता है, सिट्रिक एसिड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये सारी अभिक्रिया, तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब ETS लास्ट में एक चक्र होता है कि भाई जो हाइड्रोजन निकलते हैं उनको कहां पे लेके जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो इनको वापस लेके जाते हैं। तो हाइड्रोजन जो वाहक होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर झिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं। जो हाइड्रोजन के वाहक होते हैं, जो हाइड्रोजन को लेंगे वहां से, क्योंकि हाइड्रोजन जब रिमूव होगी ग्लूकोज से तो वो बाहर निकलेगी पानी के रूप में। इसके भीतर झिल्ली के अंदर ऊपर की ऊपरी जो संरचना होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को अपन ने देखा था कि अंदर वाली जो संरचना होती है ये वाली, ठीक है, इसको ही क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रिस्टी, ठीक है। तो इस क्रिस्टी के अंदर ये प्रवेश करते हैं, जिससे इसका क्षेत्रीय पर, अब ये क्या होता है, उंगली नुमा उभार होता है, तो ये क्या हो जाता है, जैसे अगर ऐसे होंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखो ये चौड़े हो गए, यानी ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, यानी सतह क्षेत्रफल को ये क्या करते हैं, ये बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी में उपस्थित हाइड्रोजन आणविक ऑक्सीजन द्वारा चरणबद्ध ढंग से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है। छोटे छोटे चरणों के अंदर ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब एक साथ में नहीं होती ऊर्जा मुक्त, क्या होती है, छोटे छोटे रूप में होती है, और वो एटीपी के रूप में क्या होते जाते हैं, संचित होते जाते हैं, ठीक है। जो अकार्बनिक फॉस्फेट जैसे PI एटीपी से मिलता है, से में बनाने में प्रयुक्त होता है। देखो फॉस्फेट, ठीक है, जैसे ADP है जिसको बोलते हैं डाइफॉस्फेट, AMP मोनोफॉस्फेट, ठीक है, और ATP जो है वो ट्राइफॉस्फेट। तो पहले AMP जिसमें ऊर्जा नहीं है, वापस D आएगा, फिर एक और आएगा तो T हो जाएगा, इसमें ऊर्जा है, ये ऊर्जा वाला। जब ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो वापस ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया ऑक्सीकृत फॉस्फोटीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, नाम से पता रहेगा, फॉस्फोस जुड़ रहा है, फॉस्फेट समूह जो जुड़ रहा है इसको फॉस्फोरीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फेटीकरण कहते हैं। इन अभिक्रियाओं के दौरान हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन व हाइड्रोजन आयन टूट जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन व हाइड्रोजन आयन जो होता है वो वाहक में एक श्रृंखलाबद्ध ढंग से एक श्रृंखला में पास आउट होते जाते हैं,
ठीक है, इसने लिया फिर उसने थोड़ी देर रखा, फिर वो वापस दूसरे को दे देगा। ठीक है, जो वाहक होते हैं वो एक दूसरे को, वाहक की इसी श्रृंखला को श्वसन श्रृंखला कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ईटीएस बोला गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तंत्र बोला जाता है या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में, जैसे अपन ने बताया एनएडी, एनएडीपी, एफएडी, ठीक है, ये वाहक के रूप में होते हैं, जैसे आपने उसमें भी देखा था। ठीक है, जैसे मैंगनीज अपन ने लिया था कि भाई वाहक के रूप में होता है ये इलेक्ट्रॉन में। हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले से निम्न ऊर्जा वाले स्तरों में वाहक के रूप में ऑक्सीकृत में ले जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही या ऑक्सीजन को अपचित होकर जल में परिवर्तित कर देते हैं। तो अंतिम ग्राही में क्या होगा, जो हाइड्रोजन निकले और हाइड्रोजन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो निकले, ये जो होते हैं वो अंतिम रूप से किस में बदल जाते हैं, H2O के अंदर बदल जाते हैं। तो अंतिम में क्या बनता है, H2O बनता है। जब ग्लूकोज टूटेगा तो CO2 बनती है और एक क्या बनता है, H2O बनता है। प्रत्येक स्थानांतरण में कुछ ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। जब भी ये स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है और वही ऊर्जा किस रूप में रहती है, एटीपी का निर्माण करती है। तो श्वसन में देखो, मेन जब टूटते हैं जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो प्रोडक्ट बनते हैं तो ऊर्जा कहां से बनती है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनती है। याद रखना, इंपोर्टेंट। प्रत्येक स्थानांतरण से, प्रत्येक जब भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा, ठीक है, यानी जब ये स्टेप में होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस भी 10 स्टेप में चलता है। ठीक है, यहाँ पे भी अपन देखेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, क्रेब्स चक्र भी स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन अपने इतना डिटेल्स में पढ़ना नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन ये ईटीएस चलता है ना, तब क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, और यही ऊर्जा जो होती है वो एटीपी का निर्माण करती है। अंत में साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है, ठीक है, वो H+ आयन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, और ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण करके जल बनाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज एंजाइम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन प्लस को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके दोनों को मिला के किसका निर्माण करेगा, जल का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एनएडीपी के प्रत्येक अणु जो कि श्वसन श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, उन्हें एटीपी के 3 अणु बनते हैं। अभी बता दिया था कि एनएडीपी से कितने बनते हैं, 3, एफए से कितने बनते हैं, 2। ठीक है, और एफएडी श्रृंखला के अंत अंतिम चरण में प्रवेश करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आती है, ठीक है, या हाइड्रोजन सल्फाइड जो विष होते हैं, जो अगर अपन इसमें आएंगे तो ये एटीपी के निर्माण में बाध्यता उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, बाध्य या अवरोध उत्पन्न करेंगे। ठीक है, इसलिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो कैसी होती है, जहरीली गैस है। ठीक है, वो क्या होती है, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो कम कर देती है, और वो कम करेगी तो सीधी सी बात है कि एटीपी का निर्माण क्या होगा, कम होगा। अब है किण्वन। देखो, किण्वन जो होता है वो एक फर्मेंटेशन जिसे बोला जाता है, फर्मेंटेशन। ठीक है, ये वायु की अनुपस्थिति में है। ठीक है, पायरुविक अम्ल तो वायु की अनुपस्थिति या उपस्थिति कोई जरूरी नहीं है, वायु ये यानी अनोक्सी के रूप में ही होता है। ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पायरुविक अम्ल, लेकिन पायरुविक अम्ल को बनने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वायवीय ऑक्सीकरण में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन अवायवीय अवस्था में ऑक्सीजन जो होते हैं अपर्याप्त में सूक्ष्म जीवों में, पौधों में किण्वन के रूप में होता है। फलों का सड़ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें पायरुविक अम्ल का एथेनॉल में, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन C2H5OH, जिसको बोलेंगे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, एथिल एल्कोहल कहा जाता है, और CO2 में अपचित हो जाता है। तो क्या बन रहा है, एल्कोहल। तो किण्वन में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल। ईस्ट में लैक्टिक अम्ल जैसा जंतुओं में, मांसपेशियों में बनता है। अपने अंदर जो बनता है वो क्या, किण्वन के द्वारा क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। लेकिन पौधों के अंदर, पादपों के अंदर जो होता है वो क्या बनता है, इसके अंदर आप एथेनॉल बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल, जीवाणुओं के अंदर। और ये ठीक है, NADH का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका NAD का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इस प्रक्रिया में NAD का पुनः उत्पादन होता है, जिसके उपयोग से ग्लाइकोलाइटिक पाथवे जो वायवीय दशाओं के अंदर 2 ATP अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने अणु जो निर्माण होते हैं, तो किण्वन के अंदर 2 ATP का निर्माण होता है। ठीक है,
दूसरा ये देखें तो जीवाणुओं में संपन्न होती है, ठीक है, और ये कोशिका के बाहर होती है, कोशिका के बाहर होती है, कोशिका के बाहर होती है। अंतिम उत्पाद जो होता है वो इसका क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है, या बनता है अम्ल। जो अपने मांसपेशियों में बनता है वो क्या होता है, अम्ल। किण्वन की प्रक्रिया में एटीपी अणु का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। यद्यपि या किण्वन शब्द जो है अल्कोहलिक प्रक्रिया है, यानी जो दारू वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, फलों को सड़ा के बनाया जाता है, उनके अंदर यही प्रोसेस चलता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है, बंद कंटेनर में उसको गर्म रखा जाता है, ठीक है, और जिससे वो क्या हो जाता है, सड़ जाते हैं। लेकिन इसमें प्रयोग होने वाले अवायवीय पदार्थ में पायरुविक अम्ल का होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो शुरुआत जो होगी वो कहां से होगी, पायरुविक अम्ल से होगी, यानी ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल बनेगा, और फिर ये आगे चलेगा। जो आपको मैंने अभी स्लाइड में बताया था कि ऑक्सीजन मिलेगी तो ये चलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इस तरफ चलेंगे, ठीक है। अब महत्व, ठीक है, जो विभिन्न प्रभेद होते हैं, अलग अलग मतलब इनके जो स्पीसीज होते हैं, ईस्ट में काफी अधिक मात्रा में संवर्धित करके अनेक प्रकार के ईस्ट का उपयोग जो है ब्रेड बनाने में, ठीक है, और खमीर बनाने में, इनमें इनको उपयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने, बिस्कुट, केक आदि बनाने में किण्वन का उपयोग किया जाता है। शराब बनाने में, अल्कोहलिक उत्पाद जैसे बियर, रम वगैरह इत्यादि बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। सिरका जिसको विनेगर बोला जाता है, छमने में टैनिंग, ठीक है, इनमें भी किसका उपयोग किया जाता है, किण्वन का। एथेनॉल, ठीक है, ब्राजील के अंदर गाड़ियां जो होती है वो एथेनॉल मतलब एक फ्यूल के रूप में भी इसको यूज में लिया जाता है। यानी वर्तमान में भारत सरकार भी पेट्रोल में अल्कोहल मिला के बेचने की योजना पे कार्य कर रही है, जो गैसोल के नाम से आएगा, जिसमें क्या करेंगे, एक फ्यूल के रूप में इसको यूज में लिया जा रहा है। उसके बाद में घर में अपने दैनिक जीवन में जैसे इडली, डोसा, भटूरा, ढोकला आदि निर्माण में भी इसका काम में लिया जाता है, खमीर के निर्माण में, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें आटा जो होता है वो स्पंजी हो जाता है, कैसा हो जाता है, किण्वन में स्पंजी हो जाता है CO2 के निकास के कारण, जिससे ये फूल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है किण्वन के उपयोग है, ठीक है। तो मेन जो है अपने ये है डबल रोटियों में है एथेनॉल वाला इंपॉर्टेंट है, जो अभी आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, एथेनॉल से अपन क्या करेंगे, गाड़ी पेट्रोल के अंदर मिला के इसके फ्यूल के रूप में इसको उपयोग में लिया जाएगा। फिर होता है श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक किसी भी जो मुक्त होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है और प्रयुक्त होने वाली जो है उनके आयतनों का क्या होता है, अनुपात होता है, सीधी सी बात है। RQ बोला जाता है इसको, श्वसन गुणांक को। यहाँ पे देखेंगे कि CO2 कितनी ली, ठीक है, और ऑक्सीजन के आयतन कितना है, ठीक है, CO2 कितनी बार निकली है और ऑक्सीजन का आयतन कितना है। तो इसमें केवल डायरेक्ट पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है, तो 1 होता है। वसा का श्वसन गुणांक कितना होता है, 0.7 होता है, 1 से कम है, ठीक है। प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है, 0.7 से 0.8, इसका भी 1 से कम है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है वो 1 से अधिक होता है। तो इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल का श्वसन गुणांक कितना होता है, तो 1 से ज्यादा होता है, 1.33 होता है, ठीक है। और आपको पूछे कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। यानी इससे जो होती है वो ज्यादा श्वसन गुणांक जो होता है वो किसका सबसे ज्यादा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। लेकिन मांसल और सरस पादप जो होते हैं उनका श्वसन गुणांक 0 होता है, ये इंपॉर्टेंट 1, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 से ज्यादा होगा, सॉरी 1 होगा, और लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल का श्वसन गुणांक 1 से अधिक होता है, ठीक है। वसा का 1 से कम होता है, प्रोटीन का भी 1 से कम होता है, लेकिन मांसल और सरस पादप होते हैं उनका श्वसन गुणांक 0 होता है, ठीक है। तो ये था श्वसन गुणांक आज की क्लास में। पहले अपन ने पढ़ा पादपों में श्वसन, ठीक है, इसमें ग्लूकोज के बारे में, ये फूड होते हैं, ठीक है। भौतिक जो ऊर्जा की मुद्रा होती है वो ATP होती है, ठीक है। विसरण का मतलब होता है उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। श्वसन के क्रियादर जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं। सबसे पहले इससे मिलेगी ऊर्जा, अगर इससे में नहीं है तो ये टूटेगा, ये नहीं है तो ये टूटेगा, ठीक है। यानी जंतु को जो ऊर्जा जो होती है वो इस रूप में मिलती है, ये क्रियादर होते हैं। इनके टूटने से ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीकरण होता है, यानी भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा मिलती है, ठीक है। जिसमें श्वसन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्वसन का मतलब ये नहीं होता है कि ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना। श्वसन का मतलब ये होता है कि ऊर्जा का उत्पादन करना, श्वसन से ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर श्वसन के भाग, बाह्य श्वसन है, कोशिकीय श्वसन। बाह्य में क्या होता है, केवल आदान प्रदान होगा,
ठीक है। लेकिन यहाँ जैव रासायनिक क्रिया होगी जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो CO2 वाटर और ऊर्जा और ATP का निर्माण करता है, ठीक है। और इसमें जो होते हैं वो एंजाइम भागीदारी करते हैं। फिर मैंने आपको ये वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन बताया, जिसके अंदर आपको पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। उसके बाद में आपने इसके अंदर जो अंतिम उत्पाद है वो याद कर लेना। इसमें अंतिम उत्पाद मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है, कितनी ऊर्जा बनती है वो, और इसके अंतिम उत्पाद जो है वो यहाँ लिखे हुए एथेनॉल, और ये अंतिम उत्पाद पूछे जाते हैं। बाकी जो है वो श्वसन में सामान्य विधि जो है वो दोनों में होती है, पादप और जंतु दोनों में होती है ये। और ये किसमें होते हैं, जो ईस्ट होते हैं, जीवाणु होते हैं, ठीक है। अपने अंदर देखें तो रेखित पेशियां जो होती है, ठीक है, उनके अंदर RBC के अंदर होता है, ठीक है। इनके अंदर ये किसका निर्माण करते हैं, अम्ल का और एल्कोहल का निर्माण होता है। फिर समानता, ठीक है। समानता में दोनों में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। दोनों में सह एंजाइम का क्या होता है, भागीदारी होती है। सह एंजाइमों का क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो इसके अंदर दोनों प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और कितने ATPs बनते हैं, इसमें 2 ATPs बनते हैं, ठीक है। और ये सारे जो होते हैं वो ATP अंत में जाके ये GTP, NADP, FAD ये सब क्या बना देते हैं, ATPs का निर्माण हो जाता है। कोशिकीय श्वसन, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ये याद रखना, EMP पाथवे भी बोला जाता है इसको। फिर आपको ये पूरा प्रोसेस है जो इसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है। टोटल कितने ATPs बने आगे भी बताया है, इसमें भी बताया है, ठीक है। कहाँ होता है ये याद रखना जरूरी है। पायरुविक अम्ल, फिर लिंकर। पायरुविक अम्ल जब एसिटाइल को एंजाइम में बदलता है उसको लिंकर अभिक्रिया कहते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया, लिंकर रिएक्शन है, लिंकर रिएक्शन, ठीक है। ये आपको बता दिया कि टोटल ATPs कितने बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 8, ठीक है, लिंकर में 6 और क्रेब्स चक्र में 24 ATP बनते हैं, जो टोटल मिला के 38 ATPs होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन, अच्छा, ऊर्जा जो बनती है वो किसके कारण बनती है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। जब भी जो वाटर जो हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालेगा। और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफर होता है, तो उससे जो होती है क्या होती है, ऊर्जा उत्पादन होता है। वो ऊर्जा किस रूप में रहती है, ATP के रूप में रहती है, ठीक है। किण्वन, किण्वन के महत्व, ठीक है। और श्वसन गुणांक, श्वसन गुणांक में आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, ठीक है। वसा प्रोटीन 1 का कम होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का 1 से अधिक होता है, ठीक है, 1.33। और मासल जो होते हैं, सरस पादप जो होते हैं उनका 0 होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।